शुरुआत करेंगे देहरादून में सैनिक समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन, जहां मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद रखेंगे, यहां पर याद किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन, जहां वीर जवानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन होगा और सैनिक सम्मान समारोह के जरिए देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तो खास कार्यक्रम का आयोजन कारगिल दिवस के मौके पर, जिसमें वीर जवानों को सम्मानित किया जाएगा। 26 जुलाई को ऐतिहासिक विजय की 27वीं वर्षगांठ है। आपको बता दें कि यहां कल होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। उससे पहले आज यानी कारगिल दिवस के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको याद होगा 1999 में लद्दाख की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और उसी उपलक्ष्य में इसे विजय दिवस के तौर पर, कारगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुख्य सेवा सदन में यह कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां सैनिक सम्मान समारोह होने वाला है और यहां पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, वीर सैनिकों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। ये दिन देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को समर्पित है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को 27वीं वर्षगांठ है और उससे पहले ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से वीर सैनिकों को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देहरादून में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। मुख्य सेवक सदन में यह कार्यक्रम होगा। वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को इस दौरान याद किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के इतिहास के बारे में यहां पर जिक्र होगा। वीर सैनिकों के बलिदान को लेकर, उनके शौर्य को लेकर चर्चा होगी। देहरादून से संवाददाता अमित रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हो रही हैं, क्या हलचल है इस वक्त? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी गढ़ीगंज में जो है, देहरादून की गढ़ीगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर वहां पर जो है मैराथन को रवाना भी किया। उसके बाद वहां पर जो है बच्चे बुजुर्ग से लेकर काफी सीनियर सिटीजन तक वहाँ मौजूद रहे। कार्यक्रम में गणेश जोशी समेत कैबिनेट समेत पुष्कर सिंह धामी वहाँ मौजूद रहे। उसके बाद वीर सैनिकों को वहाँ पर शहादत दी गई। और जबकि 1999 में जो कारगिल दिवस मनाते हैं, 1999 में जो पाकिस्तान को बड़ा हार का सामना करना पड़ा, उसमें उसी रूप में जो है पूरा देश जो है कारगिल विजय दिवस मनाता है। उसी को लेकर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें धामी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना की गई। प्रदेश के तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और छात्राओं में बड़ा ही जोश का माहौल देखने को मिला। चारों तरफ जो है भारत माता की जय जयकार के नारे लगते रहे और वहाँ पर जो है एक अलग ही माहौल वहाँ देखने को मिला। जी अमित, आप ही कह रहे हैं कि कार्यक्रम हो चुका है, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे? जी बिल्कुल, कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि गढ़ीगंज स्थित चिड़बाग में किया गया, जहाँ पर की शौर्य स्थल है। और शौर्य स्थल जो कि पूरे तमाम हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी सैनिक शहादत होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, उनको वहाँ पर शौर्य स्थल एक स्थल बनाया गया है। वहाँ पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर एक कार्यक्रम में जो है उनको शहादत दी, उनको सैल्यूट किया गया। और जो हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, शहादत हो चुके हैं, उनको जो वीरगति जो प्राप्त हैं, उनको सैल्यूट के माध्यम से उनके उस संघर्ष को याद किया गया, उनके बलिदान को याद किया गया। और वहाँ पर जो है हरी झंडी दिखाकर और मैराथन की जो है रवानगी को लेकर उसके बाद वहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।
इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे नैतिक आधार पर लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा राष्ट्रहित और छात्र हित को प्राथमिकता देती है। वहीं विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा न करें, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। और बड़ी खबर, यूटीयू पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासी संग्राम छिड़ गया है। देहरादून में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बाहर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नहीं, अब उत्तराखंड में पहले से पेपर लीक चल रहे थे, अब केंद्र के स्तर पर भी पेपर लीक है और फिर उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गए। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के दादा बंटाधार, शिक्षा मंत्री के तकनीकी शिक्षा में पैर पड़े, यहाँ भी पेपर लीक होने लगे। देश के प्रधानमंत्री को नकल रोकने के लिए कारगर काम करने की जरूरत है, कारगर मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। वो इसमें आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा तक खुश है। उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि यूटीयू की बीटेक सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जांच में पेपर परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अब सवाल यह है कि परीक्षा की गोपनीयता में सेंध लगाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की बीटेक सेमेस्टर परीक्षा में पेपर लीक का यह बड़ा मामला सामने आया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में इस समय पूरे देश में लीड कर रही है और विदेशों में तब उसकी चर्चा है। मैंने पहले भी अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिका के न्याय विभाग में तक जो है पुष्कर सिंह धामी और हेमंत बिश्व शर्मा की जो है चर्चा है। और पुष्कर सिंह धामी एक तरफ तो ढोल पीटते हैं कि हमने देश में सबसे कठोर कानून जो है उत्तराखंड में बनाया है पेपर लीक के मामले में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनका कानून इतना कठोर है तो जो पहले पेपर लीकों में गिरफ्तारियां हुई, लोगों में अभियोजन चला, तो वो कैसे छूट गए। तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है तो वहीं कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और पेपर लीक जैसे मामलों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस का काम जो हमारे देश के भविष्य युवा है उनको भ्रमित करने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के बेहतरी के लिए क्या क्या हो सकता है, हमेशा उनके भविष्य के निर्माण के लिए नई नीतियां, नए कानून लेकर के आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रमित करने की राजनीति करती है। यूटीयू का जो उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं छात्रों को भ्रमित करने का उनका कार्य। अब खबर हरिद्वार से है, जहां नया उदासीन अखाड़े को लेकर विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। पंजाब के मूल डेरे के संत गणेश दास उदासीन ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी को ज्ञापन सौंपा है और बहिष्कार वापस लेने की मांग की है। उन्होंने अखाड़े की भूमि और संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही नया उदासीन अखाड़े के मुख्य महंत भगत राम ने सभी आरोपों को निराधार भी बताया।
पूरे इनके जितने भी पंच है सब हमारे पास आया है। ये हमसे न्याय की गुहार करने आए हुए हैं। अभी इनके लिए जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी, गृह मंत्री जी से वार्ता होगी, सच्चा कौन है झूठा कौन है। और इसके पश्चात आपने देखा होगा हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के मदन मोहन दास जी हमारे साथ है, और आपने देखा होगा रेशम सिंह बाबा हमारे साथ है। कुल मेरे 7-9 अखाड़े हैं और बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। और जितने भी शोषित है, जितने पीड़ित है, जितने भी साधु संत है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, एक बहुत बड़ा अपना दर्द दुख लेके आए हैं, जो कि पिछले 10-12 साल से हमारे साथ और हमारे जो पूजनीय देवता हैं, इष्ट हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारा जो भूत भविष्य है, वर्तमान सब कुछ है, इसमें नकली नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, यही प्राचीन पुरातन जो जमात थी अखाड़ा की, नए अखाड़े की, वो इस पर काब्ज हो गए। जो पूरे अखाड़े की प्रॉपर्टी पर काब्ज हो गए और सर्व देवताओं को इन्होंने अपमान किया। कुछ लोग जो पंजाब से नकली सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनके इस अखाड़े को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे और इस अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे थे, तो जो इसको नहीं होने दिया और उसके कारण इस अखाड़े की उन्नति देखते हुए, तरक्की देखते हुए उनको बहुत जलन हो रही है। और वो नकली प्रेसिडेंट और नकली सेक्रेटरी जो बन के आरोप लगा रहे हैं, वो खुद नकली। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुधार का ये पहला कदम है इस्तीफा। उनका ये संघर्ष रंग लाया। छात्रों को उन्होंने कहा और कहा कि छात्रों पर हमें गर्व है। हर छात्र को बधाई देते हैं राहुल गांधी। सरकार को हटाने का वक्त आ चुका है, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। उनका ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसपे राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहा कि ये पहला कदम है। इसके साथ ही उन्होंने उन युवाओं को, छात्रों को सराहा है जो सड़कों पर लोकतंत्र, संविधान के लिए, अपने भविष्य के लिए डटे रहे। राहुल गांधी ने इसमें लिखा है कि हर एक युवा, हर छात्र को बधाई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी 2 मांगे बाकी हैं। छात्रों की 3 मांगों का जिक्र लगातार राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुख्य तौर पर था और ये अब मांग पूरी हो चुकी है, यानी इस्तीफा हो गया है। सुधार का इसे पहला कदम राहुल गांधी बता रहे हैं। साथ में उन्होंने छात्रों को बधाई दी है कि उनका संघर्ष रंग लाया है। हमें छात्रों पर गर्व है। सरकार को उन्होंने झुका दिया। ये हर एक भारतीय की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के टनकपुर बनबसा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी, इसको लेकर प्रशासन ने रफ्तार बढ़ा दी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अलग अलग महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में शारदा घाट पुनर्विकास, रोपवे, इकोलॉजिकल कॉरिडोर, ड्रेनेज प्लान और इसके साथ ही कई परियोजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा हुई है। डीएम ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला मोटर ब्रिज और टनल प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 99% काम पूरा हो चुका है। अगस्त में इसे वाहनों के लिए खोलने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से यात्रा सीजन में रुद्रप्रयाग बाजार में लगने वाले बड़े जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो 99% काम पूरा हो चुका है। और श्री केदारनाथ धाम को जाने वाले रास्ते को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण टनल है और एक ब्रिज है। महत्वपूर्ण टनल का कार्य पूर्ण हो चुका है और जो ब्रिज है उसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और उसमें कास्टिंग बहुत तेजी से हो रही है और हमें उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट तक हम जो ब्रिज है उसको ट्रायल और टेस्टिंग के लिए ओपन कर पाएंगे। टनल और ब्रिज
जब दोनों पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाएंगे, इसका लाभ शहर वासियों को मिलेगा, शहर के अंदर कम ट्रैफिक रहेगा और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने में सुविधा रहेगी। दो ऐसे तीर्थयात्री जो केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं उनको भी कम ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल जो यात्रा की सुगमता है वो बढ़ जाएगी। देश भर में 167वां आयकर दिवस मनाया गया। देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपर्णा करण ने कहा है कि आयकर विभाग अब सिर्फ टैक्स वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि करदाताओं को यानी टैक्स पेयर्स को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं देने पर भी जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की टैक्स पेयर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और विभाग आसान टैक्स व्यवस्था के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। 167वां इनकम टैक्स दिवस है। 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था। जेम्स विल्सन ने इसको शुरुआत की थी और ये 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। पर आज विभाग में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग टैक्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जगह टैक्स फैसिलिटेटर डिपार्टमेंट बन गए हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एसएससी की ग्रीवियंसेस को वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोत्साहित करें और ग्रीवेंसेस को जितना शीघ्र डिस्पोजल कर सकते हैं वो कर सकें, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। और इन सभी ऐतिहासिक वर्षों में विभाग की बहुत गौरवशाली यात्रा। वहीं देहरादून के डोईवाला स्थित प्राचीन लच्छेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने की पहल शुरू हुई है। मंदिर परिसर में 3 नए शेड निर्माण काम को लेकर विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने पूजा अर्चना की और उसके साथ ही इन कार्यों का शिलान्यास किया है। विधायक ने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास आस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। लच्छीवाला में बहुत प्राचीन लच्छेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर इस क्षेत्र के निवासी हैं उन लोगों का ये था कि मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ धन की स्वीकृति होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ के मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 5 लाख रुपया हमने यहाँ पर स्वीकृति किया है। तो आज हम उसके काम का श्री गणेश शुभारंभ करने के लिए आज इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं तो सभी मंदिर समिति को अपने मंदिर समिति को मैं को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं चंपावत के टनकपुर में पत्रकारों के हितों को लेकर आवाज बुलंद हुई। पत्रकार प्रेस परिषद के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। साथियों, पत्रकार के पास में सम्मान खुद का अपना एक सम्मान होता है जिसको हम हर किसी पत्रकार को बनाए रखना चाहिए। सर्वप्रथम जो आए दिन हम देखते हैं पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, तो हमारे पास हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है और हमें इतना भरोसा है अगर किसी भी पत्रकार पर नाजायज़ उसका उत्पीड़न होता है, नाजायज़ मुकदमे होते हैं, तो हमारे पास न्यायपालिका के अलावा एक देव दरबार भी होता है। आप लोग पत्रकार कभी नाजायज किसी के बहकावे में, किसी बनावटी चीज़ों में न जाते हुए सिर्फ ग्राउंड जीरो पे अपने आंख और कान की दूरी हम खुद नाप सकते हैं कि 4 उंगली का फर्क है। हमें आंखों देखी सच होनी चाहिए। वहीं चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला लिगड़ा आजकल ग्रामीणों के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बन गया है, जहां बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण जंगलों से इसे लेकर आते हैं, बाजारों में बेचते हैं और अच्छा रोजगार उन्हें मिल रहा है। लोहाघाट में इसकी अच्छी मांग है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ गई है। दावा है कि इसकी सब्जी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। जो खाते हैं खून निकल जाता है, बड़े बड़े जोक हो जाते हैं। जंगलों में जाना पड़ता है, खेतों में, वहाँ जंगलों में बड़े बड़े वहाँ होते हैं, खाई होती हैं, तो जंगल से दूर जाना पड़ता है। तो कभी बिक जाता है, कभी नहीं बिकता है। हाँ, 2 रोटी निकल रही है। कभी कभी लाता हूँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में ऐसे आते होंगे, लेकिन मेरे को तो बहुत आते हैं, लेंग लेते हैं, पता नहीं कौन कौन लाते हैं। ये जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं जंगलों में, जैसे पानी वाली जगह में होते हैं। पानी वाली तो किसानों को
जंगलों की इस उपज से अच्छा फायदा हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, पहाड़ की कमाई इससे बढ़ गई है। किसान खुश हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इसे खोजने में, इकट्ठा करने में, लेकिन उनकी मेहनत रंग ला रही है और लिंगड़ा की सब्जी भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। देहरादून के डोईवाला नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सफाई कर्मचारी आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवती प्रसाद मकवाना ने कर्मचारियों से सीधे संवाद किया है, उनकी समस्याओं को सुना है। समय पर वेतन, वर्दी, सुरक्षा उपकरण और वेतन कटौती जैसे मुद्दों पर उन्होंने पालिका प्रशासन को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ कहा कि सफाई कर्मियों के अधिकारों से किसी भी तरह समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोच में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनके साथ बड़ा भेदभाव कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। ईपीएफ, ईएसआई में भी दिक्कतें हैं। इसके अलावा उनको समय से वेतन नहीं दिया जाता। ईपीएफ, ईएसआई जैसे ईएसआई कार्ड उनको उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तरह तरह की ये अनियमितताएं पाई गई हैं। तो मैंने निर्देश दिए बैठक में ईओ साहब को। ईओ साहब केवल ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने काम ठेके पर दे दिया है। हमारे चेयरमैन साहब ने भी भरोसा दिलाया है और ईओ साहब ने भी कि जो भी अभी तक अनियमितताएं हुई हैं उनको दूर करते हुए आगे से कर्मचारियों को 7 तारीख तक वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां महिलाओं की आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी जा रही है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर जिले की 33,700 से ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार की राह पर बढ़ी हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं बेकरी, डेयरी, कैफे, कृषि और पशुपालन जैसे कामों में आमदनी बढ़ा रही हैं। योजना ने न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दे दी है। वहीं रुद्रप्रयाग में एक बार फिर देवदूत बनी है रेस्क्यू टीमें। कालीशिला क्षेत्र में गुजरात से आए एक श्रद्धालु को अचानक से हार्ट अटैक आया, उसके बाद उसे एयरलिफ्ट किया गया है, सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच प्रशासन, डीडीआरएफ और हेलीकॉप्टर टीम ने मिलकर समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक श्रद्धालु को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मदद की गई। वहीं देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में प्रस्तावित श्याम झूला पुल परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हरिपुर कालसी में ब्रिटिश कालीन पुल के पिलर पर मां यमुना की मूर्ति स्थापना को लेकर यह विरोध शुरू हुआ। बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने बिना अनुमति निर्माण का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच तक मूर्ति निर्माण और स्थापना पर रोक लगा दी है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पर यमुना जी की मूर्ति को स्थापित कर रही थी बिना परमिशन की। तो बात को सुनने के बाद जो लोक पंचायत संस्था है उनके अध्यक्ष से अभी मेरी बात हुई है और मैंने उनसे कहा कि आपके पास अगर कोई भी अनुमति या कोई भी चीज़, वैध चीज़ जो भी है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए एक बार, दोनों पक्षों के आपस में वार्ता करके, और उसके बाद ही कोई डिसीजन जो भी होगा वो होगा। और तब तक के लिए आप निर्माण कार्य को क्या करते हैं, रोक दें। तो उन्होंने भी इस बात में सहमति जताई है कि तब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। और जैसे ही लोक पंचायत सदस्य जो भी प्रतिनिधिगण आते हैं तो नौटियाल जी के साथ और उनकी आपस में बातचीत करा करके जो भी आगे होगा, जैसा भी निर्णय होगा उसमें आगे की कार्रवाई होगी। आज इस बात की महत्ता हुई कि पुल बनना जरूरी है, तो मूर्ति तो 20 फीट की जगह चाहिए, तो कहीं भी इतना बड़ा नदी का किनारा पड़ा है, कोई तो पुल के ही ऊपर रखनी है क्या उसको? ये लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं तो अभी तक मेरे समझ से बाहर है। तो इसलिए तब तक के लिए ये बात यहीं से समाप्त कर रहे हैं हम लोग, और जब बुलाया जाएगा बैठक के लिए बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे से चर्चा। वहीं हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी हुई थी, इसके बाद जमकर मारपीट हुई। वहीं बागेश्वर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां विकास भवन परिसर स्थित उरेडा
कार्यालय में विजिलेंस हल्द्वानी की टीम ने छापा मारा। यहां से यूरेडा के परियोजना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह पटवाल को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे विकास भवन परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।